मेरे YouTube चैनल सौरभ बायोलॉजी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज चलिए हम 12th क्लास के एनसीईआरटी में चैप्टर जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकता का अध्ययन करेंगे, वो भी नीट के लिए अर्थात मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए, है ना। इस चैप्टर का नाम क्रम संख्या चैप्टर का है चैप्टर 4 और चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इन हिंदी अगर कहना चाहें तो वंशागति तथा विविधता का आधार, है ना। और अगर ये जो हम यहाँ पे जो इसका चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति तथा विविधता का आधार, इसको बायो की एक ब्रांच में अर्थात जेनेटिक्स में रखा गया। और जेनेटिक्स का अर्थ होता है अनुवांशिकता। और अनुवांशिकता का अर्थ क्या होता है? तो अनुवांशिकता का अर्थ होता है कि वैसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, अर्थात कि हम अपने आसपास में या हम अपने आप को या हम अपने परिवार में बच्चों को अगर देखते हैं तो उनमें हम कुछ भी समानताएं देखते हैं। अगर हम देखें तो कुछ बच्चे जैसे भाई बहन या बहन ये एक दूसरे के कभी कभी समान दिखते हैं और कभी कभी ये एक दूसरे से अलग दिखते हैं। तो इसका कारण है अनुवांशिकता, अर्थात कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी का अध्ययन हम जेनेटिक्स में करते हैं। और इस कैरेक्टर को हम पर्टिकुलरली कहते हैं इनहेरिटेंस, अर्थात वे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उसे हम इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। इन इंग्लिश अगर कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि द कैरेक्टर दैट आर पास्ड वन जनरेशन टू नेक्स्ट कॉल्ड हेरिडिटी एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ये भी कह सकते हैं एंड द प्रोसेस इज नोन एज इनहेरिटेंस। इन हिंदी अगर कहना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि वे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं पैतृक गुण कहलाता है और यह प्रक्रिया वंशागति कहलाता है। अब इस बात को समझना है कि पैतृक गुण होता है। अगर आप देखो तो बच्चे को देखने के बाद आपको लगता है कि उसका चेहरा उसके पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता जुलता है। तो ये आखिर मिलने का कारण क्या है? तो इस कारण का अध्ययन हम करेंगे इसमें, तो इस बायोलॉजी के ब्रांच अर्थात जेनेटिक्स में। और इस जेनेटिक्स का जो चैप्टर होगा वो चैप्टर का नाम होगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में हम मेंडल के आधार पर अध्ययन करेंगे, अर्थात यहाँ पे जो भी बातें कही जाएंगी वो देख कर की गई बातें होंगी। इसमें किसी भी तरह का मॉलिक्यूलर इंगेजमेंट नहीं होगा, है ना। अर्थात यह जो आप देख रहे हो जेनेटिक्स, यहाँ ये जो चैप्टर पढ़ोगे इसमें हम एनालिसिस करेंगे कैरेक्टर का, गुणों का विश्लेषण करेंगे, परंतु देखकर विश्लेषण करेंगे, है ना, जो हमें दिखाई देता है, अर्थात मॉर्फोलॉजिकली विश्लेषण करेंगे। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया? तो इनहेरिटेंस का मतलब हो गया कि वैसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इन इंग्लिश कहेंगे तो कहेंगे कि द कैरेक्टर दैट आर पास्ड वन जनरेशन टू नेक्स्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है। और अब हमको जानना है कि इनहेरिटेंस के साथ वेरिएशन क्यों जोड़ा हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी घर में दो भाई बहन है तो कभी कभी वो एक दूसरे के कुछ समान दिखते हैं और कभी कभी वो एक दूसरे से, है ना, मिलते जुलते समान दिखते हैं और कभी कभी वे भिन्न दिखते हैं। तो जो भिन्नता आपको दिखती है वो हो गया वेरिएशन। यहाँ पे देखिए मैंने एक चित्र बनाया है, सिबलिंग्स लिखा है, सहोदर भाई, और ये यहाँ पे है काला और ये पूछ भी रहा है माँ मैं इतना काला क्यों, और यहाँ पे ये वो काला नहीं। यहाँ पे कहने का मतलब कि इसका ये अपने आप को इससे मैच करने का प्रयास कर रहा है, तो पा रहा है, ये देख रहा है कि मैं इसके जैसा नहीं, है ना। तो ये जो टर्म यहाँ पे आप देख रहे हो वो क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। अर्थात वेरिएशन को अगर हम मतलब जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि द कैरेक्टर विच इज डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट कॉल्ड वेरिएशन। वे गुण जो जनक से भिन्न होते हैं विविधता कहलाता है। विविधता का मतलब इंग्लिश में अगर कहेंगे तो क्या इसका अर्थ होता है? वेरिएशन। वेरिएशन को अगर समझना है तो हम अपने घर में ही देखते हैं, आसपास में नहीं देखते हैं। तो आप देखेंगे क्या कि अगर किसी परिवार में कोई दो भाई है और एक भाई जो है अपना फूड हैबिट बढ़ा लिया, फूड हैबिट बढ़ाने के कारण वो हेल्दी हो गया, थोड़ा मोटा हो गया, है ना। और एक भाई अपना फूड हैबिट नहीं बढ़ाया तो वो हेल्दी नहीं, वो दुबला। अगर हम बाद में इन फ्यूचर देखें, अगर उनकी शादी होती है, जो मोटा वाला भाई है, तो क्या उनके बच्चे मोटे होंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। तो कुछ वेरिएशन यानी कुछ
विविधता जो है, कुछ भिन्नता जो है मनुष्य अपने आसपास से प्राप्त कर लेता है, और कुछ विविधता हम अपने आसपास से प्राप्त नहीं करते। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा तैरने वाला है पानी में, वो बहुत लंबे लंबे महासागरों को मान लेते हैं कि वो तैर कर पार कर जाता है, परंतु अगर हम उसके बच्चे को ट्रेंड नहीं करें स्विमिंग के लिए तो वो तैर नहीं पाएगा, वो पानी में डूब ही जाएगा। अगर इसके विपरीत अगर हम कुत्ते को देखें तो कुत्ता का बच्चा जो होता है कुछ समय बाद उसको पानी में तैरना सिखाना नहीं पड़ता है, वो खुद ब खुद पानी में जाते ही वो सामान्यतः तैर कर निकल जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि उसके अंदर तैरने की जो कैपेसिटी है डॉग के अंदर, वो कैसा वेरिएशन है, तो वहां पे वो वेरिएशन, वो जो जेनेटिकल कैरेक्टर है उनके जीन्स में है, जो उनको पीढ़ी में स्थानांतरित, वो सीख जाएंगे, खुद ब खुद उनको आ जाएगा पानी में तैरना। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं है, उनके जीन में स्टेबल नहीं है ये कैरेक्टर। अर्थात जो वेरिएशन हमारे आसपास में देखने को मिलता है, जो भिन्नता हमारे जनरेशन में देखने को मिलता है, वो भिन्नता दो तरह का हो सकता है। वो कौन कौन हो सकता है? तो एक हो सकता है सोमेटिक वेरिएशन, इन इंग्लिश हिंदी कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कायिक विविधता। कायिक मतलब सोमेटिकल, सोमेटिकल मतलब कि जिस कैरेक्टर जो मतलब वेरिएशन को हम इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं। मैंने लिखा भी है यहाँ पे, द वेरिएशन विच इज एक्वायर्ड फ्रॉम इन्वायरमेंट, मतलब वैसे गुण जो या वैसी विविधता जो वातावरण से प्राप्त की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो सोमेटिक वेरिएशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं मोटापा। मोटापा स्टेबल कैरेक्टर नहीं होता है, जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। ये कभी जरूरी नहीं है कि एक मोटा माँ बाप का बच्चा जो है मोटा ही जन्म लेगा, जब तक वो अपने फूड हैबिट को नहीं बढ़ाएगा तब तक वो मोटा नहीं होगा, है ना। दूसरी ओर जो वेरिएशन है वो क्या है? जर्मिनल वेरिएशन। जर्मिनल मतलब जन्म के कारण। आप अक्सर देखते होंगे कि किसी बच्चे के अंदर जैसे माँ का और पिता का, देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि माँ का नाक जो है एकदम खड़ा है ना, और पिता का नाक जो है आगे जाकर चपटा है, नेपाली जैसा। अब क्या हुआ कि दोनों मिक्स किया और ना चपटा हुआ ना ऊंचा, बीच का कोई चीज सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे वैरी क्या हुआ? ये दोनों मिक्स करके ये थोड़ा सा चेंज हो गया। तो ये जो चेंजिंग आप देख रहे हो किसके कारण हुआ? जन्म के कारण हुआ, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जर्मिनल वेरिएशन। अर्थात कहने का मतलब कि वेरिएशन जो कि क्या चीज से मतलब उत्पन्न होता है? रिप्रोडक्शन के कारण उत्पन्न होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? जर्मिनल वेरिएशन। जैसे फेस कट, चेहरा का जो काट होता है, बाल कर्ली, स्ट्रेट, ये सब क्या है? तो ये जर्मिनल वेरिएशन। और ये ध्यान दीजिएगा, मनुष्य को अब मतलब ईसा मसीह के जन्म के करीबन 8 से 10,000 वर्ष पहले ये बात ज्ञात हो चुका था कि रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अर्थात मनुष्य जो है पशुओं का पालन बहुत प्रारंभ से करता आ रहा है। आपको पता भी होगा कि मनुष्य के जीवन में कृषि के विकास के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हो गया था, और उस समय से मनुष्यों को पता था कि जन्म के कारण जो है विविधता आती है, और ये विविधता का वो अपने जीवन में फायदा उठाते थे पशुओं के वैरायटी को सुधार कर। आज के डेट में हमारे देश में बहुत सारे मतलब गायों की प्रजाति है, जैसे साहिवाल है, भैंस में मुर्रा है, ये सब क्या है? एक तरह से डेवलप किया हुआ मतलब एनिमल्स है जिसका प्रोडक्शन रेट जो होता है या प्रोडक्शन क्षमता जो होता है ज्यादा होता है। तो वेरिएशन कहाँ है? तो जर्मिनल वेरिएशन का संबंध सीधा रिप्रोडक्शन से होता है, बट सोमेटिकल वेरिएशन का संबंध रिप्रोडक्शन से नहीं होता है, वो इन्वायरमेंट से प्राप्त किया जाता है, वातावरण से प्राप्त किया जाता है। सीधा सा जान लीजिए, जो चीज हम सीखते हैं वातावरण से और स्पेशलाइज होता है, हम उसको अपने अगले जनरेशन में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो वैसा जो डिफरेंस हमारे में आता है वो आ जाता है हमारा सोमेटिक वेरिएशन में। अर्थात कहने का मतलब कि वातावरण से प्राप्त किया हुआ सोमेटिक वेरिएशन, जन्म के कारण प्राप्त किया हुआ जर्मिनल वेरिएशन। वेरिएशन के अध्ययन के बाद हम आते हैं इनहेरिटेंस पे। सबसे पहला बात स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी पैतृक गुणों का अध्ययन। सिंपल सा पहले ही फर्स्ट टर्म में ही आपको डिस्कस किए हैं कि इनहेरिटेंस का अध्ययन जो है जेनेटिक्स कहलाता है। अब प्रश्न है कि जेनेटिक्स को पढ़े कैसे? तो जैसे प्रारंभ में
एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जीजे मेंडल। टोटल अगर नाम कहें तो ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जीजे मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिक विज्ञान के पिता कहा जाता है। आप लोग जब 10th क्लास में होंगे तो 10th क्लास में भी आपको जेनेटिक्स के बारे में अध्ययन कराया गया है और वहां पे आपको बताया गया था कि जेनेटिक्स जो है उसके पिता जो है कौन है, तो जीजे मेंडल। और इनका पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। क्योंकि हम बायो साइंस पढ़ रहे हैं तो हमको फुल नेम लिखने की उतनी खास जरूरत नहीं है, तो हम शॉर्ट में लिखते हैं जीजे मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये एक चर्च के पादरी थे। जब ये काम किए तो उस समय ये फादर थे, मॉन्क थे, यानी चर्च के पादरी थे, है ना। और जीजे मेंडल एक मतलब विशिष्ट प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, है ना। इनका जन्म जो है जुलाई 1822 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1884 ईस्वी में हुई थी। और जन्म और मृत्यु के बीच में इन्होंने करीबन 1856 से लेकर 1863 तक, है ना, ऑस्ट्रिया एक देश है, उस देश के टाउन ब्रूल में अपना काम किया था। और प्रश्न आता है कि ये कौन सा काम किए थे। तो ये वो दुनिया के सबसे पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने दुनिया के सामने यह बात रखी कि गुण जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती है और ये कैसे होती है, उन सारे टर्म को सांख्यिकी रूप से व्यक्त किया था, स्टैटिकल एनालिसिस किया था, है ना। जीजे मेंडल का जन्म तो अभी आपको मैंने बताया कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था, होम टाउन उनका था ऑस्ट्रिया का सिलेशिया विलेज, और काम किए थे वो ऑस्ट्रिया के ब्रून टाउन में। टाइम क्या था काम करने का, तो वर्क काम किए थे कब, 1856 से 1863 तक। और जब ये काम किए थे तो इनका जो रिसर्च था वो रिसर्च एक जर्नल में छपा था। उस जर्नल का नाम था द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रून। जेनेटिक्स यानी इनहेरिटेंस कैरेक्टर होता है। तो अगर हम जेनेटिक्स को मॉर्फोलॉजिकली आंखों से देखकर एनालाइज करें, तो आंखों से देखकर यानी नंगी आंखों से देखकर, विदाउट माइक्रोस्कोप से देखकर अगर हम कैरेक्टर को जनरेशन बाय जनरेशन स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तो मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। जीजे मेंडल ने जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता का अध्ययन मॉर्फोलॉजिकल किया था, यानी वो जो भी काम किए थे वो आंख से देखकर किए थे, किसी भी तरह के, है ना, माइक्रोस्कोप वगैरह का इस्तेमाल उनके द्वारा नहीं किया गया था। वो बाहर से अध्ययन किए थे, यानी आकारकी विश्लेषण किया था। और आकारकी विश्लेषण को क्या कहते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। क्योंकि अब हमारा संसार जो है काफी आगे बढ़ चुका है, तो हम लोग आनुवंशिकता के मूल मॉलिक्यूल को समझ चुके हैं। जैसा कि आप लोग सुने भी होंगे डीएनए के बारे में, तो डीएनए वगैरह को हम जो है आनुवंशिकता का इकाई यूनिट भी मानते हैं और उसका यानी मॉलिक्यूल का अध्ययन करते हैं, यानी मॉलिक्यूलर एनालिसिस करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा क्या, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले ध्यान दें कि हमारा जो मतलब आनुवंशिकता चैप्टर है वो क्या है। तो आनुवंशिकता चैप्टर जो हमारा है वो मेंडेलियन जेनेटिक्स से रिलेटेड है, यानी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें मुख्य रूप से हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट का अध्ययन करेंगे। और मेंडल क्या थे, तो मेंडल फादर थे किस चीज के, जेनेटिक्स के फादर थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है ऑस्ट्रिया के सिलेशिया विलेज में हुआ था। कब हुआ था, 1822 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1884 में। और काम कब किए थे, तो 1856 से लेकर 1863 तक। और इनके जर्नल का नाम क्या था, तो द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रूनो। इनके काम करने के कई साल बाद एक और वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था मॉर्गन। मॉर्गन ने फल मक्खी पर अपना अध्ययन किया था, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला पे अपना अध्ययन किया था। और उस अध्ययन को एक्सपेरिमेंटल यानी आनुवंशिकता को प्रायोगिक रूप से प्रमाणित करने वाले व्यक्ति का नाम था मॉर्गन, इसलिए इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से, है ना, से जाना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। मेंडल का एक्सपेरिमेंट मतलब मेंडल का प्रयोग। तो मेंडल का प्रयोग जानने से पहले मेंडल के बिहेवियर को जानने का प्रयास करते हैं। मेंडल एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो पौधों से उनका बहुत लगाव हुआ करता था। कहा जाता है कि वो अपने बागीचे में जितने पौधे लगाए हुए थे उन सारे पौधों की पूरी जानकारी रखते थे, पत्तियों की संख्या, फलों की संख्या, फूलों की संख्या, ये सब उनको बाय रिटेन पता होता था। तो चले हम लोग आज मेंडल के एक्सपेरिमेंट को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनकी हॉबी थी प्लांट्स के हर एक टर्म के बारे में एनालाइज करना।
और यही हॉबी इनके एक्सपेरिमेंट में बहुत ही काम दिया। तो चलते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट प्रारंभ किए, तो एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ मटेरियल सेलेक्ट किए। तो मटेरियल था उनका एक सिंपल सा पौधा जिसका नाम था पी प्लांट, है ना। लेकिन अगर आप देखें तो एनसीईआरटी ने इस पी प्लांट को गार्डन पी के नाम से डिस्कस किया। अर्थात एनसीईआरटी का कहना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में जिस मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था वो उनके बागीचा में होने वाला मटर का पौधा था। अर्थात अपना एक्सपेरिमेंट जो है मेंडल ने अपने बागीचा में किया था, है ना। तो अब हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि पी प्लांट को हम इन बायोलॉजी पीसियम सटाइवम के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब प्रश्न आ जाता है कि बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। Why did Mendel select tea plant for his experiment? ये 2 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हमेशा आता है, हमेशा अल्टरनेट ईयर करके ये क्वेश्चन जरूर आता है। लेकिन नीट के बच्चों के लिए, है ना, ये इसके सारे टर्म डिस्कस करना होता है, क्योंकि पूछ सकता है आपको परीक्षा में कि पी प्लांट का सिलेक्शन के रीजन को कैसे डिस्कस करना है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है, तो पी प्लांट का सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन ऑफ मटेरियल में मेंडल का सिलेक्शन क्या था, पी प्लांट था। अब कोई पूछ सकता है कि वाई, मटर का पौधा ही क्यों, है ना। तो सबसे पहला बात ये होता है कि पी प्लांट जो होता है वो एनुअल प्लांट होता है। एनुअल प्लांट का मतलब वार्षिक पौधा, एक वर्ष में वो 3 से 4 बार हो जाता है। और मेंडल क्या कर रहे थे, जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकता पे अध्ययन कर रहे थे। अनुवांशिकता का अध्ययन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों के स्थानांतरण का अध्ययन कर रहे थे। तो मेंडल को चाहिए था क्या, तो मेंडल को चाहिए था कि एक ऐसा पौधा मिले जो कम समय में अपना जनरेशन खत्म कर दे। तो मेंडल के समक्ष तो बहुत सारे पौधे आ सकते थे, मटर के पौधा के साथ साथ तिल का पौधा भी आ सकता है, सरसों का पौधा भी आ सकता है, बहुत सारा पौधा आ सकता है। लेकिन उन सभी पौधों में से मटर के पौधे के चुनने का कारण क्या रहा, तो कुछ स्पेशल या स्पेसिफिक नेचर है पी प्लांट में जिसके कारण जो है सेलेक्ट किया गया था पी प्लांट। तो पहला रीजन रहा मेंडल के सिलेक्शन का, वो रीजन कि पी प्लांट जो है क्या है, एनुअल प्लांट है। और क्या है कि 3 से 4 महीना में एक जनरेशन उसका खत्म हो जाता है। एक जनरेशन खत्म होने का मतलब कि अगर 3 से 4 है तो हम एक साल में करीबन 3 से 4 बार उसको हम उपजा सकते हैं। यानी 4 जनरेशन का स्टडी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही वर्ष के अंदर कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि अगर हम यहाँ शीशम का प्लांट ले लेते, तो शीशम का प्लांट अगर लेते तो उसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है। तो एक जनरेशन आते आते मेंडल का ही जनरेशन खत्म हो जाता है। तो वहां वो उनका एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, तो इसलिए छोटे जीवन काल वाले पौधे का चयन किया गया था जिसमें मटर का पौधा सबसे सुटेबल था, है ना। एक वर्ष में वो आराम से 3-4 बार उसका जनरेशन तैयार हो सकता है। तो पहला सिलेक्शन का रीजन क्या रहा कि पी प्लांट क्या है, एनुअल प्लांट है और उसका लाइफ स्पैन क्या होता है, 3 to 4 मंथ। इसलिए मेंडल ने क्या किया कि मटर के पौधे का चयन किया। दूसरा सबसे खास बात, वो खास बात आपको ध्यान रखना है कि पी प्लांट जो होता है, मटर का पौधा जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। और बाइसेक्सुअल का अर्थ होता है बाइसेक्स, यानी कहने का मतलब कि अगर हम बाइसेक्स को डिस्कस करते हैं तो यानी मेल और फीमेल, है ना, दोनों एक ही पौधे में उपस्थित होते हैं। यानी बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन अ प्लांट कॉल्ड बाइसेक्सुअल। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ कि मेल और फीमेल पोर्शन एक ही प्लांट में अवेलेबल हो। अर्थात यानी कि पी प्लांट का जो फ्लावर है, पी प्लांट का जो फ्लावर है वो फ्लावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस फ्लावर के अंदर मेल पोर्शन भी होगा और फीमेल पोर्शन भी होगा, मेल पोर्शन भी होगा और फीमेल पोर्शन भी होगा। इसलिए ये क्या है, बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल से मेंडल को बहुत फायदा मिला क्योंकि मेंडल का जो टेक्निक था ये बाइसेक्सुअल प्लांट पे ही काम करता, अदरवाइज प्लांट पे नहीं काम करता। यानी मेंडल जो अपना टेक्निक लगाए थे हाइब्रिडाइजेशन का, वो हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला टेक्निक था उनका इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन के लिए बाइसेक्सुअल प्लांट का होना बहुत जरूरी है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इमैस्कुलेशन टर्म डिस्कशन तभी कर सकते हैं जब प्लांट फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल होगा। सेकंड, और एक और रीजन क्या था, तो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, है ना। मेंडल अपने बागीचा में देखिए कि मटर का पौधा का जो कैरेक्टर है
जैसे उसके स्टेम की लंबाई, पॉड यानी उसके फली का आकार, फली का रंग, मटर के फूल का रंग, मटर के बीज का रंग, मटर के बीज का आकार, मटर के फूलों का एक्साइलो टर्मिनल होना, यानी बहुत सारा कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर था। यानी कि मटर के पौधों में बहुत सारे अलग अलग गुण थे। अलग अलग गुण का मतलब, और इनको अध्ययन भी गुण पे ही करना था, इसलिए मटर का पौधा का सिलेक्शन का रीजन रहा मेंडल के प्रयोग के लिए मटर का पौधा। और तीसरा सबसे आसान सा है कि मटर के पौधे का खेती करना सबसे आसान होता है, सीधे खेतों में डाल दो, उसके फसल तैयार हो जाते हैं, ज्यादा इस पे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सारा रीजन रहा जिस रीजन के कारण मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए क्या लिए, मटर के पौधे का चयन किया था। अब आता है इस प्रयोग के बाद मेंडल का एक्सपेरिमेंट, यानी मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो टेक्निक लगाए, तो उस टेक्निक के लिए आप लोग दो टर्म यहाँ पे जो यूज किए हैं, जिसपे हम देखिए रेड स्टार बनाए, ये दोनों को ध्यान रखना है। बाइसेक्सुअल से मेंडल, अपने बाइसेक्सुअल होने से मेंडल को क्या मिला, तो उनके टेक्निक को यूज करने में आसान हुआ। दूसरा कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर। अब ये कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर कितना था, तो मेंडल के प्रयोग में हमेशा याद रखिएगा कि जो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर था वो 7 था, और 7 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर के लिए 14 पी प्लांट का सिलेक्शन किया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे 14 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, यानी कहने का मतलब कि 7 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर के साथ साथ पढ़ेंगे उसका विपरीत कैरेक्टर, दोनों को मिक्स अगर करेंगे तो हो जाएगा 14, यानी 14 मटर का पौधा सेलेक्ट किया गया था 7 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर के लिए। और कौन कौन कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर था अब डिस्कशन करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा।